हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम करने वाले हैं एसबीआई क्लर्क मेंस बैंकिंग के रीजनिंग क्वेश्चंस। तो जैसे कि आप जानते हैं, जो एसबीआई क्लर्क का जो प्री एग्ज़ाम है वह कंडक्ट किया जा चुका है और जो मेंस है उसके लिए एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं, अभी कोई क्लासेस नहीं चल रही हैं लॉकडाउन के कारण, तो कई जो स्टूडेंट्स हैं उनके मन में ये दुविधा है कि हम प्रिपरेशन करें कहाँ से। तो इसके लिए मैंने ये चैनल शुरू किया है जिसमें हम रीजनिंग, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है एसबीआई मेंस के लिए, क्योंकि माने या ना माने सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट क्वेश्चन जो हैं वो रीजनिंग से ही आते हैं। उनमें से भी जो सबसे ज़्यादा हार्ड है वह है पज़ल। तो पज़ल एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ प्रैक्टिस से ही आ सकती है। तो हम रोज़ 2 से 3 पज़ल ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे जिससे हमारा रूटीन बन सके, और आप पज़ल जितनी ज़्यादा करोगे उतना ही आपको नॉलेज आएगा। तो आज हम 1-2 पज़ल करेंगे। तो हमारी पहली पज़ल आपके सामने है। चलिए शुरू करते हैं। 3 पीढ़ियों के 10 सदस्यों वाले एक परिवार में या तो दोनों या माता पिता में से कोई भी जीवित नहीं है। ये कहना चाहता है कि या तो दोनों जीवित हैं या फिर दोनों में से कोई भी जीवित नहीं है, और जो परिवार है उसमें 3 पीढ़ियां हैं और सदस्य 10 हैं। यूपी की इकलौती बहन है। तो अब हम इसको इस तरह शुरुआत करेंगे, क्योंकि 3 पीढ़ियां हैं। आप इस तरह 3 निशान लगा लीजिए। ये पहली पीढ़ी, ये दूसरी पीढ़ी, ये तीसरी पीढ़ी, जिससे हम कुछ फिक्स तरीका है ये जो, जिससे हम आगे जाकर उलझे नहीं। तो यूपी की इकलौती बहन है जो परिवार का अविवाहित पुरुष सदस्य है। इससे हम कुछ भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हाँ, लेकिन इसको अपने साइड में लिख सकते हैं कि यूपी की इकलौती बहन है। तो यहाँ पर आ गया बहन, यानी कि फीमेल को माइनस से करेंगे। पी का पता नहीं पुरुष है या स्त्री, इसलिए पी को ऐसे ही छोड़ देंगे। जो परिवार का अविवाहित पुरुष सदस्य है, दे रखा है पी अविवाहित है लेकिन और पुरुष है, तो इसलिए प्लस। तीसरी पीढ़ी में किसी भी सदस्य की शादी नहीं है। तीसरी पीढ़ी ये है, इसमें किसी की भी शादी नहीं हुई है। एम आर का इकलौता पुत्र है और पी का भतीजा है। अब आप देखिए, एम आर का इकलौता पुत्र है, यानी कि जो आर है वह पहली पीढ़ी में नहीं आ सकता, और एम जो है वह तीसरी पीढ़ी में नहीं आ सकता। तो इसलिए हम 2 सिचुएशन लेकर चलेंगे। एम आर का इकलौता पुत्र है। अगर एम दूसरी पीढ़ी में है तो आर पहली में होगा, क्योंकि यह इसका पुत्र है। दूसरी सिचुएशन हम लेकर चलेंगे। यदि आर दूसरी पीढ़ी में है तो एम तीसरी पीढ़ी में होगा, क्योंकि यह इसका पुत्र है और पी का भतीजा है। एम जो है पी का भतीजा है, तो यानी कि आर का जो होगा भाई होगा पी, और ये है पुरुष। ये 2 सिचुएशन है, एक ये सिचुएशन, एक ये सिचुएशन। कम से कम एक दंपत्ति के कोई बच्चा नहीं है, यानी कि एक दंपत्ति ऐसा ज़रूर है जिसके कोई बच्चा नहीं है। डी जे का दामाद है, इससे हम कुछ नहीं पता लगा सकते, लेकिन इसको साइड में लिख लेते हैं। डी जे का दामाद है, तो डी जो है जे की कोई पुत्री है माइनस उसका पति है डी। एच पी का पिता है। अब आप देखिए, एच पी का पिता है, यानी कि एच जो है पी से अगली पीढ़ी में होगा, लेकिन इस सिचुएशन के हिसाब से पी से ऊपर कोई नहीं है, तो ये सिचुएशन हो गई कैंसिल। एच पी का पिता है, ये आ गया पहली पीढ़ी में एच, और एम का दादा है। एच जो है एम का दादा है, ये साबित हो गया, क्योंकि ये आर भी इसी का पुत्र होगा, क्योंकि ये दोनों भाई हैं, और ये एम दादा है, तो यानी कि आर जो होगा पुरुष। बी जे की ननद है, इससे कुछ नहीं पता लगा सकते। आगे चलते हैं। जी सी की माँ है और उसकी शादी एच से नहीं हुई है, तो जी जो है वह सी की माँ है, यह एक कंडीशन है, इसको लिख लेते हैं। और उसकी शादी एच से नहीं हुई है। जी की शादी एच से, ये इक्वल का निशान लगाएंगे हम शादीशुदा जोड़े के लिए, जो कि ये नहीं है। जी और एच शादीशुदा नहीं है।
एच के केवल 3 बच्चे हैं। एच जो है उसके 2 बच्चे तो ये रहे, एक तीसरा और है। और हमने शुरुआत में एक कंडीशन लिखी थी यू पी की बहन है, तो ये यू आ गया यहाँ पर माइनस। एच के केवल 3 बच्चे हैं, वो 3 बच्चे हो गए। और बी में एक अविवाहित सदस्य है, परिवार में एक अविवाहित सदस्य है। इसके बारे में अभी कुछ नहीं बता सकते। अब देखिए, हमें कहा गया था कि परिवार में या तो दोनों माता पिता जीवित हैं या फिर कोई भी जीवित नहीं है। अब यदि एच जो है वह पुरुष है और उसके बच्चे भी हैं, और तो उसकी शादी ज़रूर हुई है और उसकी पत्नी भी है। और अगर एच जीवित है तो जो पत्नी है वो भी जीवित होगी, तो उसकी एक पत्नी होगी। उसको अपने क्वेश्चन के निशान से इंगित कर दिया। आर यू से विवाहित नहीं है, आर जो है यू से विवाहित नहीं है, ये तो हमें दिख रहा है। और अब हम कौन सी शर्त लगा सकते हैं इसमें? डी जो है जे का दामाद है, तो जो डी है आप जानते हैं इस तीसरी पीढ़ी में कोई भी विवाहित नहीं है, यानी कि डी अगर विवाहित है तो वह तीसरी पीढ़ी में नहीं आ सकता, और दामाद है तो वह पहली पीढ़ी में नहीं आ सकता, यानी कि डी इस पीढ़ी में ही आएगा। तो जी जो है जे का दामाद है। अब दामाद होगा तो वो तभी हो सकता है जब इस पीढ़ी में कोई महिला सदस्य हो। इस पीढ़ी में केवल यू ही महिला सदस्य है, इसका मतलब डी का विवाह यू से हुआ है। अब डी दामाद है यानी जे का, तो और यू पुत्री है एच की, तो एच और किसकी पुत्री है? जे की, तभी डी जो है जे का दामाद हो सकता है। अब कुछ बचा है, कितने सदस्य हो? 1 2 3 4 5 6 7। अभी हमें पता है जी जो है वो पिता है सी का, तो जो जी है वह सी का पिता है। और अब आप ये भी जानते हैं कि आर एम जो है आर का पिता है, और हमें दे रखा है कि या तो माता पिता दोनों जीवित हैं या कोई जीवित नहीं है, यानी कि आर अगर विवाहित होगा तभी उसका पुत्र होगा। आर विवाहित है तो इसकी कोई पत्नी ज़रूर है। और जी जो है सी की माँ है। तो जी केवल यहाँ आ सकती है। जी जो है आर की पत्नी है और सी हो गया तीसरी पीढ़ी में। अब सी के बारे में हमें जानकारी है या नहीं? जी सी की माँ है और उसकी शादी एच से नहीं हुई है। जी की शादी एच से नहीं हुई है, ये हमें दे रखा है, ये तो हमें पहले ही पता लग गया जे से हुई है। और जो सी है उसके बारे में नहीं पता कि वह पुरुष है या स्त्री। डी जे का कितने सदस्य हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक और सदस्य है, यू हो गया, पी हो गया, डी हो गया, जे हो गया, एच हो गया, पी हो गया, जी हो गया, सी हो गया, आर यू सॉरी इसमें 9 ही सदस्य थे। सही, इस परिवार में केवल 9 ही सदस्य थे, ये मैंने गलती से लिख दिया 9 सदस्य। तो ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है। अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन कुछ भी बनाकर पूछा जा सकता है। सॉरी 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 इसमें ननंद बी जे की ननंद है, बी भी है इसके अंदर, 10 ही होंगे, सॉरी 10 ही होंगे। बी जो है जे की ननंद है, यानी कि बी जो है एच की बहन होगी, तभी ये जे की ननंद हो सकती है, और जे जो है बी की भाभी होगी। चलिए ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। अब इसमें हमें एग्जाम में पूछा जा सकता है जे का बी से क्या संबंध है? जे जो है बी की भाभी है। और एम का एच से क्या संबंध है? एम पोता है, ग्रैंडसन। डी का एच से क्या संबंध है? डी दामाद है। इसी तरह से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हमारी पजल हो गई। अभी हम चलते हैं अपनी दूसरी